तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की कार्बनिक रसायन की कक्षा में स्वागत है। पिछले टर्न पे हमने प्रॉपर्टी सिंथेसिस ऑफ पायरोल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पायरोल के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने आपको इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बताया था। और हमने आपको बताया था कि जो रेजोनेंस एनर्जी है वो पायरोल की काफ़ी ज़्यादा होती है और लगभग बेंजीन के आसपास की होती है। इससे पता चलता है कि इसमें भी ये हकल का नियम पूरी तरह से पालन करती है और इसके अंदर एरोमेटिक करैक्टर पाया जाता है। इसके अलावा हमने आपको पिछले टर्न पे इसके बेसिक और एसिडिक करैक्टर के बारे में बताया था और हमने बताया था कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन पायरोल रिंग के ऊपर पायरोल रिंग में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं और इस कारण से उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी लगभग सभी 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन पर लगभग समान होती है और इस तरह से इसके अंदर जो है वो एरोमेटिक करैक्टर प्रेजेंट होता है। और पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि एरोमेटिक सब्सटेंस या एरोमेटिक पदार्थों का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म होता है जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम एरोमेटिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बेंजीन, थायोफीन और पायरोल और फ्यूरेन जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उनके अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर heterocycles are associated with high resonance stabilization energy, but the resonance energy of pyrrole, furane and thiophene are not as high as resonance energy of बेंजीन। यानी रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन की तुलना में फ्यूरेन, थायोफीन और पायरोल की रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं होती, परंतु सामान्य एलिफैटिक कंपाउंड की तुलना में इसका मान काफ़ी ज़्यादा होता है। बेंजीन की 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है, थायोफीन की 29 किलो कैलोरी पर मोल, पायरोल की 21 किलो कैलोरी पर मोल होती है और फुरेन की 16 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इस तरह से उतनी ज़्यादा नहीं है, परंतु फिर भी इनमें एलिफैटिक कंपाउंड की तुलना में रेजोनेंस एनर्जी का मान ज़्यादा होता है। थायोफीन की ज़्यादा एनर्जी होने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में तीनों में थायोफीन की ज़्यादा एनर्जी होने का कारण है कि सल्फर एटम हेट्रो एटम में लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। इसके लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हेट्रो एटम होने के कारण इसकी जो है वो रेजोनेंस एनर्जी हाई होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुख्य रूप से इनके 2 और 5 पोजीशन पर होती हैं, यानी 2 पोजीशन और 5 पोजीशन, 2 और 5 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। पायरोल सबसे ज़्यादा क्रियाशील है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। 2 सब्स्टिट्यूशन की ऊर्जा 3 सब्स्टिट्यूशन से कम होती है, अतः 2 पोजीशन या 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा स्थायी होती है। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरोल के अंदर 2 स्थिति पर उपस्थित होती हैं, क्योंकि 2 स्थिति पर जब उपस्थित होती हैं तो हमारे पास 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्राप्त होती हैं। जबकि यदि हम देखें कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यदि 3 पोजीशन पर मानी जाए तो केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती है। इस तरह से जो 2 पोजीशन पर होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा स्थायी होती हैं और जो अभिक्रिया है वो हमेशा 2 या 5 स्थिति पर होती है, क्योंकि 5 मतलब दूसरी तरफ से वो 2 पोजीशन ही हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 या 5 पोजीशन पर मैक्सिमम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरोल के अंदर होती हैं। तो इसके अंदर कुछ विशिष्ट रिएजेंट्स के साथ जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हैलोजनीकरण की अभिक्रिया। हैलोजनीकरण पायरोल के हैलोजनीकरण में हेलोनियम आयन जैसा सक्रिय इलेक्ट्रॉन स्नाही इसकी चारों स्थितियों पर जुड़ जाता है। तो अब इसमें
कुछ स्थितियाँ, कुछ रिएक्शन इनकी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। जैसे पायरोल है, जब ये ब्रोमीन और मिथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो चारों पोजीशन यानी 2, 3, 4, 5 चारों पोजीशन पर Br ग्रुप जुड़ जाता है। तो इस तरह से टेट्रा ब्रोमो पायरोल का निर्माण होता है। यदि इसकी अभिक्रिया H2Cl2 के साथ करवाई जाए तो क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया होती है और टेट्रा क्लोरो पायरोल का निर्माण होता है। इसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन तथा जल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो टेट्रा आयोडो पायरोल का निर्माण होता है। तो इस तरह से हेलोजनीकरण की अभिक्रिया पायरोल के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब हम इसके अंदर दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया नाइट्रेशन की बात करते हैं। नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण से 2-नाइट्रो-पायरोल प्राप्त होता है। पायरोल की अभिक्रिया नाइट्रो एसीटेट और एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर 2-नाइट्रो-पायरोल बनता है। तीसरा है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण पिरिडिन की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड पायरोल से क्रिया करके पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड देता है। यानी सल्फोनेशन की रिएक्शन कहाँ पर होगी? 2 पोजीशन पर होगी। इसी तरह से नाइट्रेशन भी किस पोजीशन पर हुआ? 2 पोजीशन पर। अब हम फ्रीडल क्राफ्टस रिएक्शन की बात करते हैं। फ्रीडल क्राफ्टस एल्किलीकरण सामान्य परिस्थितियों में पायरोल के अंदर नहीं होता है, यानी CH3 ग्रुप नहीं जुड़ता इसके अंदर। परंतु जब तक कि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह नाभिक से नहीं जुड़ा हुआ हो तब तक फ्रीडल क्राफ्टस एल्काइलेशन नहीं होगा, परंतु फ्रीडल क्राफ्टस एसाइलेशन की अभिक्रिया होती है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्टस एसाइलेशन माइल्ड कैटलिस्ट जैसे टिन क्लोराइड BF3 की उपस्थिति में हो जाता है। यहाँ पर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को काम में नहीं लेते, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड की एक विशेषता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड पायरोल के साथ पॉलीमराइजेशन की अभिक्रिया करता है। तो इस तरह से हम फ्रीडल क्राफ्टस अभिक्रिया के लिए टिन क्लोराइड या BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड को काम में लेते हैं और एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम काम में नहीं लेते हैं, जो सामान्य फ्रीडल क्राफ्टस अभिक्रिया का कैटलिस्ट है। अब हम बात करते हैं फॉर्माइलेशन या गेटरमान अभिक्रिया की। गेटरमान अभिक्रिया गेटरमान नामक वैज्ञानिक ने दी थी और इसमें पायरोल का फॉर्माइलेशन करवाया जाता है, यानी किसी भी रिएक्टेंट में CHO समूह का जुड़ना फॉर्माइलेशन की अभिक्रिया कहलाती है। फॉर्माइलेशन पायरोल की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में जल के साथ कराने पर पायरोल 2 एल्डिहाइड का निर्माण होता है और इसे हम गेटरमान अभिक्रिया कहते हैं। अब हम अगली अभिक्रिया लेते हैं राइमर-टिमान अभिक्रिया। राइमर-टिमान अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में पायरोल से 2-फार्माइल पायरोल का निर्माण होता है। इसके अंदर भी एल्डिहाइडिक ग्रुप 2 पोजीशन पर जुड़ता है। इसके अंदर क्लोरोफॉर्म और KOH की अभिक्रिया से पहले एक 3 मेंबर्ड रिंग बनती है और CHCl2 और CH और CH पायरोल में इस तरह से, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह का एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें एक 5 मेंबर्ड रिंग है और दूसरी 3 मेंबर्ड रिंग है और इसके ऊपर 2 Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब KOH का OH ग्रुप इस 3 मेंबर्ड रिंग को तोड़ता है और तोड़ने के बाद वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और जो CHCl2 ग्रुप है वो डायरेक्ट अटैच हो जाता है पायरोल से और इसके बाद जो 2 Cl ग्रुप हैं वो
H2O KOH की उपस्थिति में दो OH ग्रुप Cl2 ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं और इस तरह से उस कार्बन पर दो OH ग्रुप आ जाते हैं। और कभी भी एक कार्बन पर दो OH ग्रुप स्थायी नहीं होते, इसलिए तुरंत वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और 2-फॉर्माइल पायरोल का निर्माण होता है। परीक्षा की दृष्टि से राइमर टीमान अभिक्रिया याद रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है। अब हम लेते हैं कार्बोक्साइलेशन की। कार्बोक्सिलीकरण या कार्बोक्साइलेशन, यदि हम CHCl3 या क्लोरोफॉर्म के स्थान पर CCl4 लेते हैं तो CCl4 और KOH की उपस्थिति में जब पायरोल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पर हमें एल्डिहाइड के स्थान पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है, यानी 2-फॉर्माइल पायरोल की जगह पर पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया की। कॉल्बे श्मिट रिएक्शन, इस अभिक्रिया में पायरोल कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाई प्रेशर और 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड पायरोल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया है एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। एल्काइलेशन की अभिक्रिया कराने के लिए हमने आपको बताया कि फ्रीडल क्राफ्टस अभिक्रिया इसमें सक्सेसफुल नहीं होती है क्योंकि 2 पोजीशन पर किसी भी प्रकार का एल्काइलेशन 2, 3, 4, 5 में कहीं भी नहीं होता है। जो एल्काइलेशन होता है वो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रिप्लेस होकर होगा और ये अभिक्रिया प्रायोरिटी में नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और फिर ये रीअरेंज होकर के हाई टेम्परेचर पर नंबर 2 पोजीशन पर चला जाता है। तो यदि इस अभिक्रिया को देखें तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है CH3I या एल्काइल आयोडाइड की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर सबसे पहले N मिथाइल पायरोल बनता है और जब इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो ये 2 मिथाइल पायरोल और 3 मिथाइल पायरोल के मिक्सचर में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से इसके बाद इसकी अगली अभिक्रिया है एसाइलेशन। एसाइलेशन करवाने के लिए हम एसिटाइल क्लोराइड की उपस्थिति में पायरोल की अभिक्रिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं। तो इससे पहले N एसिटाइल पायरोल बनता है और N एसिटाइल पायरोल को हाई टेम्परेचर पर गर्म करने पर, जब इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो 2 एसिटाइल पायरोल और 3 एसिटाइल पायरोल का मिक्सचर बनता है। एसिटाइल का मतलब है कि COCH3 ग्रुप का जुड़ना। तो N एसिटाइल पायरोल बनने के बाद हाई टेम्परेचर पर 2 एसिटाइल पायरोल और 3 एसिटाइल पायरोल का निर्माण होता है। अब हम लेते हैं हुबेन-हॉश सिंथेसिस। हुबेन-हॉश ने इस अभिक्रिया को दिया था और इस विधि में पायरोल का एसिटाइलेशन करवाया जाता है और एसिटाइलेशन के लिए लिया जाने वाला रिएजेंट है मिथाइल साइनाइड और कैटलिस्ट है जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड और मिथाइल साइनाइड की उपस्थिति में पायरोल की अभिक्रिया करवाई जाती है और इसकी अभिक्रिया से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो जल अपघटित होने पर, अम्लीय माध्यम में जल अपघटित करवाए जाने पर 2 एसिटाइल पायरोल का निर्माण करता है। अब हम लेते हैं इसकी अगली रासायनिक अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में फिनॉल डाइएजोनियम साल्ट के साथ अभिक्रिया करता है। डाइएजोनियम साल्ट, आपको ध्यान हो कि एनिलीन और NaNO2 की HCl के साथ
जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो डाइअज़ोनियम साल्ट का निर्माण होता है। ये डाइअज़ोनियम साल्ट कम ताप पर बनाया जाता है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि अधिक ताप हो तो डाइअज़ोनियम साल्ट अपघटित हो जाता है। अब इस डाइअज़ोनियम साल्ट की पायरोल के साथ अभिक्रिया करवाए जाने पर 2-फिनाइल एजोपायरोल का निर्माण होता है। 2-फिनाइल एजोपायरोल एक एजोरंजक है। ये एजोरंजक की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ये कम टेम्परेचर पर होती है। तो बेंजीन की श्रृंखला में केवल एमीन और फिनॉल ही अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व के होने के कारण से युग्मन अभिक्रियाएं या कपलिंग रिएक्शन देते हैं और डाइस के निर्माण में ये महत्वपूर्ण सहयोग देता है। तो आज हम इतनी ही रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इससे अगली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।